वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कॉजल रिलेशन आपके सिलेबस का जो सबसे लास्ट टॉपिक है कारणात्मक संबंध, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। कॉजेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कार्य और कारण संबंध। आज इस चैप्टर में हम कार्य कारण संबंध और मिल की पद्धतियाँ, ये दो चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉजल रिलेशन। कॉजल रिलेशन जो है वैज्ञानिक आगमन का एक विशेष गुण है, यानी कार्य कारण संबंध स्थापित करना वैज्ञानिक आगमन का एक विशेष गुण रहा है। दार्शनिक, तर्कशास्त्री और वैज्ञानिक इन्होंने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरह से कारणता को परिभाषित किया है। दार्शनिक कारणता के अंतर्गत हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि घटनाएं कैसे और क्यों होती है। अब कारणता की अवधारणा जो है वो नियतिवाद और इच्छा स्वतंत्र यानी डिटर्मिनिज्म और फ्री विल से गहरे रूप से जुड़ी हुई होती है। नियतिवाद कहता है कि कारणता का नियम जो है वो सभी भौतिक और प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करता है, यहाँ तक कि हमारी जो मानवीय क्रियाएं हैं वो भी इसी नियतिवाद से ही नियंत्रित होती हैं। एक तर्कशास्त्री जो है वो कार्य कारण संबंध को छिपे हुए तार्किक न्याय की तरह देखता है। इस न्याय में कारण आधार वाक्य होता है और कार्य जो है निष्कर्ष होता है। तर्कशास्त्री ये पता लगाने की कोशिश करता है कि निष्कर्ष तक पहुंचने में आधार वाक्य कितने सक्षम और पर्याप्त हैं, और इस संदर्भ में वो कारणता से जुड़े हुए दो प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने का प्रयास करता है। पहला प्रश्न है कि कारण से हमारा क्या अभिप्राय है। दूसरा है कि कार्य कारण संबंध कैसे स्थापित होता है। हमारा जो ये पहला प्रश्न है कि कारण से हमारा क्या अभिप्राय है, ये कारणात्मक संबंध जो चैप्टर है हम पहले इसी पर ही चर्चा करेंगे। कार्य कारण संबंध जो है वो अपरिवर्तनशील क्रम का संबंध है, जो एक साहचर्य से भी अधिक मजबूत और नियमित होता है। कारण संबंध जो है घटनाक्रम बताता है। कारण जो है पूर्ववर्ती होता है यानी पहले होता है, और कार्य जो है घटना के बाद होता है, यानी कार्य जो है वो अनुवर्ती है, कंसिक्वेंट है, और कारण जो है एंटीसीडेंट है यानी पहले हैं। समय के क्रम में जो पहले घटित होता है वो कारण होता है, जो बाद में घटित होता है वो कार्य होता है। यानी कार्य और कारण के बीच जो है समय का अंतराल बहुत ही कम होता है, लेकिन होता अवश्य है। क्यों? क्योंकि कारणता सह-अस्तित्व से भिन्न होती है। सह-अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस से भिन्न होती हैं। जैसे सभी कौवे काले होते हैं, ये एक तर्कवाक्य है। इस तर्कवाक्य में कौवा और काला जो है ये रंग का, कौवा और काले कौवे का जो काला रंग है वो सहवर्ती है, यानी पहला दूसरे का कारण नहीं है। यानी कारण पूर्ववर्ती घटना है, पर सभी पूर्ववर्ती घटनाएं किसी कार्य का कारण या कारण का अंश नहीं हो सकती। जैसे यदि पी क्यू का कारण है तो निश्चित रूप से पी क्यू से पहले है, परंतु ये कहना गलत होगा कि पी क्यू से पहले आता है तो पी निश्चित रूप से क्यू का कारण है। इस तरह की अगर सोच है कि इसके पश्चात अतः इसके कारण, तो वो हमें दोष की ओर ले जाती हैं। जैसे यह कहना गलत होगा कि जब सूर्य चमक रहा है, नहीं, जब सूर्य चमक रहा था तब घर जला, इसलिए सूर्य घर जलने का कारण है, क्योंकि ये घर रात में भी तो जल सकता है जब सूर्य नहीं होता है। इस तरह केवल नियत और अपरिवर्तनशील
पूर्ववर्ती ही कार्य का कारण हो सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती की नियतता मात्र एक कार्य का कारण होने के लिए काफ़ी नहीं है। दिन रात का निश्चित रूप से पूर्ववर्ती है, तो उसी तरह रात दिन का निश्चित रूप से पूर्ववर्ती है। तो भी न तो दिन रात का कारण है और न ही रात दिन का कारण है, ठीक है, बल्कि वे पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने का परिणाम है। अतः कारण जो है वो कार्य का नियत एवं निरुपाधिक, निरुपाधिक का मतलब होता है बिना किसी शर्त के पूर्ववर्ती होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कारण की वैज्ञानिक व्याख्या किस प्रकार से हुई है। यह तो पहले से ही सिद्ध है कि वैज्ञानिकों का उद्देश्य कार्य कारण संबंधों की खोज करना है। वैज्ञानिकों के लिए कारणता का सिद्धांत जो है एक मार्गदर्शक नियम होता है, इसलिए उनकी कारण संबंधी अवधारणा जो है वो संक्षिप्त होती है और सुनिश्चित होती है। वैज्ञानिक कथन जो है निश्चित तर्कवाक्य होते हैं, जैसे कि जब कभी AC1 C2 C3 की उपस्थिति में घटित होता है तो AB का पूर्ववर्ती होता है। एक एग्जाम्पल है। तो वैज्ञानिकों के लिए कारण का मतलब है कार्य को उत्पन्न करने वाली उपाधियां या घटक। प्राकृतिक और सामाजिक तथ्यों के अध्ययन की ये एक मौलिक मान्यता है कि घटनाएं अपने आप घटित नहीं होती है, बल्कि एक विशेष स्थिति में ही घटित होती है। इस तरह वैज्ञानिक स्थितियां जो है कंडीशंस के आधार पर ही कारण की व्याख्या करती हैं, यानी स्थिति के आधार पर ही वे कारण की व्याख्या करती हैं। तो कारण के जो वैज्ञानिक व्याख्या है वो मूल रूप से दो प्रकार के कारण ही वैज्ञानिकों को मान्य है। एक तो होता है अनिवार्य या आवश्यक कारण और दूसरा होता है पर्याप्त कारण। यानी किसी भी घटना का वह कारण जो पूर्ववर्ती परिस्थिति है वो तो कारण कहलाएगा। जैसे अंकुर की पूर्व स्थिति जो है वो बीज है, वो बीज कारण है, यानी जिसकी उपस्थिति होने पर ही वह घटना घटती है। पूर्ववर्ती घटना को कारण कहा जाता है और उसके बाद की स्थिति को कार्य कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। प्रकृति में घटने वाली क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है, एक आवश्यक कारण के आधार पर और एक पर्याप्त कारण के आधार पर। आवश्यक कारण मतलब है जिसके अभाव में कोई घटना घटित नहीं हो सकती। जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति जो है वो दहन क्रिया के लिए एक आवश्यक कारण है। यदि दहन क्रिया होती है तो ऑक्सीजन या O2 आवश्यक रूप से उपस्थित होती है, क्योंकि O2 यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी दहन क्रिया यानी जलने की क्रिया जो है संपन्न नहीं हो सकती। तो जलने की क्रिया के लिए या दहन की क्रिया के लिए ऑक्सीजन जो है वो एक आवश्यक कारण है, यानी उसके बिना आग नहीं जल सकती। दूसरा है पर्याप्त कारण, यानी जिसकी उपस्थिति में घटना अवश्य ही घटेगी। किसी घटना के घटने के लिए अनेक आवश्यक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें पर्याप्त कारण भी होने चाहिए, यानी वे सभी पर्याप्त कारण अवश्य सम्मिलित होने चाहिए। जैसे एक मलेरिया की बीमारी है, वो किसके कारण होता है? एनोफिलीज मच्छर। तो एनोफिलीज मच्छर जो है मलेरिया का पर्याप्त कारण है, उसकी अनुपस्थिति में मलेरिया नहीं हो सकता, ठीक है। कारण शब्द का प्रयोग जो है पर्याप्त अर्थ में तभी होता है जब हम कुछ अवांछनीय नहीं हटाना चाहते हैं, बल्कि कुछ वांछनीय उत्पन्न करना चाहते हैं। अब व्यावहारिक परिस्थितियों में कारण का प्रयोग जो है दूरस्थ और निकटस्थ परिस्थितियों के लिए भी होता है। जैसे बीमा कंपनी में आग लग जाने के कारण का पता लगवाएं तो यह एक निकटस्थ कारण है, ठीक है। लड़की की शादी के लिए धन की आवश्यकता एक दूरस्थ कारण है। जहाँ कारण शब्द का प्रयोग पर्याप्त और आवश्यक हेतु के अर्थ में है,
वहाँ हम कारण से कार्य और कार्य से कारण का अनुमान करते हैं। ठीक है, हम कारण की ऐसी परिभाषा देने में असमर्थ हैं जो इस शब्द को विभिन्न विषयों के अनुकूल बना सके। अब नेक्स्ट है आपका बहुकारणवाद यानी कार्य कारण संबंध। पहला हमने कारण का अर्थ जानने का प्रयास किया, अब है बहुकारणवाद। कारणता की जो हमने वैज्ञानिक व्याख्या की है उसमें बहुकारणवाद उसकी एक प्रमुख विशेषता है। यानी कारण की जो एक वैज्ञानिक व्याख्या हो रही है उसकी एक विशेष विशेषता है, समान कारण समान कार्य को उत्पन्न करता है। यदि कारण में लेश मात्र भी अंतर होता है तो उसी तरह कार्य भी बदल जाएगा। यानी कारणता की वैज्ञानिक व्याख्या समान कारण से समान कार्य की उत्पत्ति इस तरह से की गई है। परंतु कई तर्कशास्त्री जैसे कि जे.एस. मिल हैं वो इस परिभाषा से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि एक से अधिक कारण भी जो है एक विशेष कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं या तार्किक रूप से स्वतंत्र अनेक पर्याप्त उपाधियां हो सकती है जो किसी समान कार्य को उत्पन्न करें। यह सिद्धांत जो है बहुकारणवाद कहलाता है। ठीक है, वो बहुकारणवाद में यानी किसी कार्य के अनेक कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फसल का खराब होना, तो ये किसके कारण हो सकता है, या तो सूखे की वजह से, या अतिवृष्टि, या टिड्डी दल के कारण। ठीक है, अब जैसे मृत्यु है, मृत्यु के भी कई कारण हो सकते हैं जैसे सदमा, दुर्घटना, बीमारी लगना, गोली लगना, शव परीक्षा करना। शव परीक्षा करते समय हम इन सभी स्थितियों का मृत्यु के विशेष कारणों का पता लगा सकते हैं, है ना। तो एक प्रकार के कारण एक ही प्रकार के कार्य से उत्पन्न होते हैं। कारण और कार्य में नियमित कारणात्मक संबंध को हम अनुभव के आधार पर भी जान सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 नीले लिटमस कागज़ को हम अम्ल में डुबाएं तो तीनों लाल हो जाएंगे। ये प्रयोग जो है आगमनात्मक मेथड कहलाता है, इंडक्टिव मेथड कहलाता है। सभी नीले लिटमस कागज़ों को अगर अम्ल में हम डुबोएंगे तो वे सभी लाल हो जाएंगे। ये आगमनात्मक सामान्यकरण कहलाएगा। जहाँ किसी घटना के अनेक उदाहरण लगातार किसी परिस्थिति के साथ पाए जाएं तो वह कारणात्मक संबंध कहलाता है। सामान्य गणनामूलक आगमन में विश्वसनीयता की तो कमी होती है। हमने जैसे कि आगमनात्मक युक्तियों में पढ़ा भी था कि आगमनात्मक मेथड्स जो हैं वो विश्वसनीय रूप से दावे नहीं कर सकते हैं। जैसे XYZ सभी का बिल्ली ने रास्ता काटा और सभी के कार्य नहीं बने, अतः बिल्ली का रास्ता काटना कार्य न बनने का कारण है। परंतु ऐसी युक्ति पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपवाद की स्थिति होने के कारण अन्य प्रकार के आगमनात्मक युक्तियों की रचना की गई है जिसका श्रेय जो है जे.एस. मिल को जाता है और उनकी युक्तियों को आगमनात्मक युक्तियाँ कहते हैं। इस तरह से मिल ने 5 प्रकार की मेथड्स या विधियाँ बताई है जिसे जे.एस. मिल की पद्धतियाँ कहा जाता है। ठीक है, इसे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।